हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट एम्ब्रियो या भ्रूण में डेवलप हो जाता है। लेकिन कभी-कभी कुछ पौधों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया के बगैर ही एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। और कुछ पौधों में एक ही सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो या भ्रूण प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहा जाता है। इसी एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपो मीन्स विदाउट और मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, मीन्स without mixing. It is a mode of reproduction which does not involve formation of zygote through gametic fusion. Means normally मेल गैमेट और एग सेल के फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। लेकिन जब हमारे एम्ब्रियो का निर्माण गैमेट फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के बगैर हो तो उस प्रक्रिया को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इट इज देयरफॉर अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, तो ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है। इन प्लांट्स, एपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही लगता है, लेकिन यहाँ पर जो सीड्स का फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया के बगैर ही होता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन इन एस्टरेसी एंड ग्रासेस। ये ज़्यादातर जो हमारी एस्टरेसी फैमिली और ग्रासेस हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। सो एपोमिक्सिस इज substitution of sexual reproduction by an asexual multiplication process without nucleus and cell fusion। तो हमारा जो एपोमिक्सिस है वो विदाउट फ्यूजन ऑफ सेल और न्यूक्लियस एम्ब्रियो के निर्माण को कहते हैं। मीन्स जिसके अंदर दो गैमेट्स या सेल का फ्यूजन नहीं होता है, उसके बावजूद भी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एपोमिक्सिस रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम निषेचन की बात करें तो बिना फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की जो भी रिप्रोडक्शन का तरीका है उसे हम एपोमिक्सिस कहेंगे। तो ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला एगेमोस्पर्मी, मीन्स जहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और दूसरा एपोमिक्सिस का तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। क्योंकि कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी दो गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं, इसीलिए ये भी एक प्रकार से एपोमिक्सिस ही है। और ज़्यादातर जो कायिक जनन है वो फ्रेगमेंटेशन या बल्बिल्स के निर्माण के द्वारा होते हैं। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्टेड मीन्स एपोमिक्सिस का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है तो एग सेल चूंकि अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप बनती है, इसीलिए वो हैप्लॉइड होती है, मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो मेल गैमेट हमारे एग सेल से यूनाइट करते हैं, जिसकी वजह से 2n नंबर वाले जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट डिप्लॉइड एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। ये तो हुआ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो यहाँ पर जब
फीमेल गेमिटोफाइट में एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद एग सेल या एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है, उसमें मियोटिक डिवीजन इनकम्प्लीट रहता है, मीन्स हमारा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं होता है और जो एग सेल है वो डिप्लॉयड ही रह जाती है, मीन्स इसके अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएगी, मीन्स मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस है जिससे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है उसके अंदर मेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एपोमिक्सिस के कुछ प्रकार भी होते हैं। पहला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप द मेगास्पोर मदर सेल undergoes the usual meiotic division and a haploid embryo sac is formed। यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर नॉर्मल मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन का प्रोसेस होता है और जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसके अंदर जो भी कोशिकाएं हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। द न्यू एम्ब्रियो मे देन अराइज आइदर फ्रॉम द एग और फ्रॉम सम अदर सेल ऑफ द गैमेटोफाइट, इसे हम हैप्लॉइड एपोगैमी कहेंगे। चूंकि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया या मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो जो सेल्स बनेंगी एम्ब्रियो सैक के अंदर वो सारी की सारी हैप्लॉइड होती हैं। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इसके अंदर अगर एग सेल जो कि हैप्लॉइड है उससे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। पार्थेनोजेनेसिस मीन्स एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण होना। और कभी कभी ये भी होता है कि जो दूसरी हैप्लॉइड सेल्स हैं जैसे कि हमारी एम्ब्रियो सैक की जो दूसरी सेल्स हैं जैसे सिनर्जिड सेल्स या एंटीपोडल सेल्स, उनसे भी एम्ब्रियो बन सकता है। तो इस प्रकार से ये मेल गैमेट से फ्यूज हुए बगैर हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे हम हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। द हैप्लॉइड प्लांट्स हैव हाफ एज मैनी क्रोमोसोम्स एज द मदर प्लांट। चूंकि ये हैप्लॉइड हैं इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, किसके? अपने मदर प्लांट के कंपैरिजन में। एंड द प्रोसेस इज नॉट रिपीटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विच इज वाई इट इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट। अब चूंकि ये जो एम्ब्रियो है इससे जो भी प्लांट डेवलप होगा वो हैप्लॉइड होगा, तो ये जो प्रोसेस है कि वापस मियोटिक डिवीजन हो और हैप्लॉइड गैमेट बने, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी जो मदर प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड ही बनेगा। इसीलिए इस प्रकार के एपोमिक्सिस को हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉलो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो एपोमिक्सिस है दैट इज रिकरेंट। It is now more often called gametophytic apomixis. In this type, the megametophyte has the same number of chromosomes as the mother plant because meiosis was not completed. इसके अंदर भी हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो एग सेल बनती है या एम्ब्रियो सैक की जो भी सेल्स बनती हैं वो डिप्लॉयड ही होती हैं। और अब अगर इस डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होगा और उस एम्ब्रियो से कोई प्लांट डेवलप होता है तो वो डिप्लॉयड ही होगा और ये प्रोसेस नेक्स्ट जनरेशन और उससे नेक्स्ट जनरेशन में भी कंटिन्यूशन में चल सकता है। इसीलिए इस प्रकार के एपोमिक्सिस को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। It generally arises either from archisporial cell or from some other part of the nucellus। क्योंकि हमारे रिकरेंट एपोमिक्सिस में डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, इसीलिए ये रिकरेंट एपोमिक्सिस है। और डिप्लॉयड सेल
या तो आर्चीस्पोरियल सेल हो सकती है, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ हो, या फिर न्यूसेलस की सेल जो कि स्पोरोफिटिक टिश्यू है। तो उनसे जो भी एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा, और इस प्रकार के एपोमिक्सिस को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफिटिक बडिंग या न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी, या फिर कभी कभी प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि अभी तो हमने बात की कि एपोमिक्सिस हो रहा है किससे, एम्ब्रियो सैक के सेल्स के द्वारा, लेकिन जब हमारा स्पोरोफिटिक टिश्यू मीन्स बीजाणुद्भिद पौधे का जो भी टिश्यू है उससे एम्ब्रियो का निर्माण हो तो उसको हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। जैसे हियर देयर मे बी अ मेगा megagametophyte in the ovule, but the embryo do not arise from the cells of the gametophyte. They arise from the cells of nucellus or the integument. अब हमारा जो ओव्यूल है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक मौजूद है जिसके अंदर एग सेल है, लेकिन अगर एम्ब्रियो का निर्माण एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट की बजाय स्पोरोफिटिक टिश्यू जो कि न्यूसेलस का सेल भी हो सकता है या इंटेग्यूमेंट का सेल भी हो सकता है उससे हो, तो इस प्रकार के जो एपोमिक्सिस को हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर गैमेटोफिटिक टिश्यू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्पोरोफिटिक टिश्यू से एम्ब्रियो बन रहा है, इसीलिए ये स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। In this type, the flowers are replaced by bulbils or other vegetative propagules which frequently germinate while still on the plant। और कभी कभी कायिक जनन के बहुत से तरीके हैं जैसे कि बल्बिल्स हैं, ट्यूबर्स हैं, उनसे भी हमारे एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ये इसमें भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रकार का जो एपोमिक्सिस है उसे हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस की। गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्स इन सेवरल डिफरेंट वेज। अब हमने अभी बात की थी स्पोरोफिटिक गैमेटोफिट एपोमिक्सिस की, जिसके अंदर कोई भी स्पोरोफिटिक टिश्यू जो 2n नंबर वाले क्रोमोसोम्स का है उससे एम्ब्रियो बन गया है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इनसे अलग अलग प्रकार से एपोमिक्सिस होकर के एम्ब्रियो का निर्माण हो सकता है। उन सभी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अ megagametophyte develops with an egg cell within it that develops into an embryo through parthenogenesis। नॉर्मल कंडीशन में एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद एग सेल मेल गैमेट के साथ यूनाइट करके एम्ब्रियो बना लेता है, लेकिन अगर ये एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण कर दे तो इस प्रक्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। है तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस क्योंकि ये गैमेटोफिटिक सेल का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर एग सेल ही बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण कर रही है, इसीलिए इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। द सेंट्रल सेल ऑफ द मेगागैमेटोफाइट may require fertilization to form the endosperm। जब हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तब आपको बताया था कि हमारे एम्ब्रियो के साथ साथ एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान सेंट्रल जो सेल है उससे भी एक मेल गैमेट फ्यूज होता है और ट्रिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। ये ट्रिप्लॉइड सेल भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। अब अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो इसके अंदर एग सेल में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो सेंट्रल सेल है वो एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के एंडोस्पर्म का निर्माण कर सकती है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। स्यूडोगेमस गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो एग सेल है जिससे एम्ब्रियो बनेगा वहां पर फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इन डिप्लोस्पोरी, अब इसके दो प्रकार हम पढ़ सकते हैं,
डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरेटिव एपोस्पोरी। द मेगागेमिटोफाइट अराइज फ्रॉम अ सेल ऑफ आर्चीस्पोरियम। यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जो एम्ब्रियो बनेगा वो आर्चीस्पोरियम सेल की किसी कोशिका से बनता है। मीन्स मेगागेमिटोफाइट के डेवलपमेंट से जो एम्ब्रियो सैक बना है उसकी किसी भी कोशिका से हमारे एम्ब्रियो का निर्माण होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम डिप्लोस्पोरी कहेंगे। लेकिन एपोस्पोरी, जिसे हम सोमेटिक एपोस्पोरी कहते हैं, इन दिस द मेगागेमिटोफाइट अराइज फ्रॉम सम अदर न्यूसेलस सेल। यहाँ पर कुछ कोई और कोशिका जैसे कि न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, उसे हम एपोस्पोरी कहेंगे। तो ये डिफरेंस हुआ हमारी डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी में। अभी हमने बात की थी पार्थेनोजेनेसिस की। अब पार्थेनोजेनेसिस के भी कुछ टाइप होते हैं, उन सभी को हम पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एन एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस की सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। जब एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, it is a parthenogenesis of a normal haploid egg into an embryo is termed haploid parthenogenesis। इसके अंदर जो एग सेल होगा वो हैप्लॉइड होगा। मीन्स मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हमारा जो एग है वो हैप्लॉइड हो जाएगा और उसके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होगा, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। If the mother plant was diploid, then the haploid embryo that results is monoploid and the plant that grows from embryo is sterile। अब जो इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो से प्लांट बनेगा वो स्टेराइल होता है, जैसा कि हमने नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में पढ़ा था। इफ दे आर नॉट स्टेराइल दे आर समटाइम्स यूजफुल टू द प्लांट ब्रीडर्स। और अगर ये स्टेराइल नहीं है तो प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। Diploid parthenogenesis, when the megagametophyte develops without completing meiosis। मीन्स यहाँ पर भी पार्थेनोजेनेसिस का मतलब तो साफ है कि एग सेल से ही एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो एग सेल है वो डिप्लॉइड है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था तो वो इनकम्प्लीट हुआ, जिसकी वजह से ये जो एग सेल है वो डिप्लॉइड ही रह गई। So that the megagametophyte and all cells within it are meiotically unreduced. This is called diploid parthenogenesis. And the plant that develops from the embryo will have the same number of chromosomes as the mother plant. So diploid parthenogenesis is a component process of gametophytic apomixis। तो हमारा जो डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है उसके अंदर एग सेल डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में एग सेल हैप्लॉइड होगी। ये हमारे दोनों पार्थेनोजेनेसिस में बेसिक डिफरेंस है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसके अंदर हम क्लियरली एपोमिक्सिस के बारे में देख सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो प्लांट है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के रूप में पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में, जिसके अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेगास्पोर मदर सेल होती है। ये हम सभी ने पढ़ा है। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं या हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। ये सारी चीज़ें हमने फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लेक्चर में डिटेल में पढ़ी थी। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है बाद में इसके अंदर हैप्लॉइड है और इससे एक एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। एम्ब्रियोसैक के अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, एक एग सेल और 2 सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से ये
8 कोशिकाएं एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है तो मेल गैमेट एग सेल के साथ यूनाइट करता है और 2n नंबर वाले जाइगोट का निर्माण करता है। ये जो जाइगोट है ये हमारे डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हुआ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। अब जो एपोमिक्टेड एपोमिक्सिस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल जब मियोटिक डिवीजन करती है, अर्धसूत्रीय विभाजन करती है, उससे जो कोशिकाएं बनती हैं ये चारों की चारों, इनसे एम्ब्रियो नहीं बन रहा है। एपोस्पोरस इनिशियल सेल्स मीन्स स्पोरोफिटिक कोई भी टिश्यू, ज़्यादातर ये न्यूसेलस सेल्स होती हैं। इस न्यूसेलस की सेल जो कि डिप्लॉयड होगी, इससे अगर हमारे एम्ब्रियोसैक का निर्माण हो तो इस प्रकार के एपोमिक्सिस को हम एपोस्पोरी कहते हैं। अब चूंकि ये जो एम्ब्रियोसैक है इसके अंदर हमारा स्पोरोफिटिक टिश्यू था, तो ये एग सेल भी डिप्लॉयड होगी क्योंकि ये विदाउट मियोसिस हो रही है। अब ये जो एग सेल है ये 2n नंबर यानी कि डिप्लॉयड है और इससे डायरेक्ट ही पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू गेमिटोफिटिक एपोमिक्सिस होता है और एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं होता है। डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल ही हमारे बिना किसी अर्धसूत्रीय विभाजन के एम्ब्रियोसैक का निर्माण कर देती है और इस एम्ब्रियोसैक में जो एग बनेगा, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ तो वो भी डिप्लॉयड होगा और पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इससे भी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे 2n एम्ब्रियो का निर्माण होता है। स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, यहाँ पर स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में जो नॉर्मल एग सेल है उसके अलावा मीन्स स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस में सेंट्रल जो हमारी एग सेल है, मियोसिस कंप्लीट हो गया है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ और नॉर्मल सेक्सुअली जो एम्ब्रियो बनना है वो बन जाएगा। लेकिन न्यूसेलस की कुछ कोशिकाएं भी एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि सेक्सुअली किस तरीके से हमारा जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, या फिर एपोमिक्सिस से एपोस्पोरी या डिप्लोस्पोरी से किस तरीके से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, क्योंकि एपोमिक्सिस का प्रोसेस सारा का सारा जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। सो देयरफॉर साइंटिस्ट आर बिजी इन आइडेंटिफाइंग जीन्स फॉर एपोमिक्सिस सो दे कैन बी इंट्रोड्यूस इन हाइब्रिड वेराइटीज। अगर हम इस जीन्स का पता कर लें तो इन जीन्स से हम नई हाइब्रिड वेराइटीज बना सकते हैं जो कि एपोमिक्सिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोज आर बेटर क्लोन्स देन कटिंग, और जो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोज हैं मीन्स मेगास्पोर मदर सेल के अलावा किसी भी सेल से, ज़्यादातर जो न्यूसेलस सेल्स हैं उससे जो एम्ब्रियो बनते हैं उसको हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोज कहते हैं। ये एक बेटर क्लोन होते हैं अपने किसके, मदर प्लांट के। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड थ्रू एपोमिक्सिस आर जनरली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस। नॉर्मली ये देखने में आया है कि जो हमारे एपोमिक्सिस से एम्ब्रियो बनते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। दे प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स मोर क्विकली एंड मोर चीपली। तो इस प्रकार जो एपोमिक्सिस से ज़्यादा हम चीप और क्विक सीड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हमारे सिग्निफिकेंस हुए एपोमिक्सिस के। अब हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता की। अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा था, जैसे कि ये स्लाइड्स हम देख सकते हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब एक नॉर्मल एम्ब्रियो सैक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है तो इसके अंदर जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं उसके अंदर भी कुछ एम्ब्रियो बन जाते हैं।
तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हमारे एक ही सीड के अंदर मौजूद हैं, इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहते हैं। मीन्स कोई भी कारण हो जिसकी वजह से एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएं, तो इसी पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर देन टू embryos from a single seed or fertilized egg is termed as polyembryony. मीन्स एक सीड में दो या दो से ज़्यादा अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट हैं तो इस कंडीशन को हम बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। In plants, an embryo develops directly from a diploid cell other than egg, like that of nucellus and integument. और ज़्यादातर जो पॉली एम्ब्रियोनी का कारण है कि नॉर्मल जो एग सेल है उससे तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन गया, लेकिन उसके अलावा जो भी डिप्लॉयड सेल हमारे एम्ब्रियो सेक के पास में मौजूद हैं, जैसे कि न्यूसेलस की कोशिकाएं या इंटेग्यूमेंट की, उनसे भी एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये बाहर जो न्यूसेलस है जो कि एक स्पोरोफिटिक टिश्यू है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूसेलर एम्ब्रियो बन गए हैं। इस वजह से इस प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता शो हो रही है। नॉर्मली सिट्रस या ओपेंशिया में पॉली एम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमन है। It gives rise to a condition called polyembryony or the phenomenon of having more than one embryo. अब अगर किसी भी कारण से एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बने हों, चाहे वो स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस की वजह से बने हों या किसी भी वजह से, उसे हम बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। देयर में भी, अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी की। सो देयर में बी मोर देन वन एग सेल इन एन एम्ब्रियो सैक। हो सकता है कि एक एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल से ज़्यादा एग सेल हों, दो या चार हों, तो ये सारे के सारे एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएंगे। मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल, और हो सकता है एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का नंबर ही एक से ज़्यादा हो, और फिर ये सारी की सारी जो एग सेल हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक से ज़्यादा एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाएंगी। सो एपोमिक्सिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसका पॉली एम्ब्रियोनी से लेना देना नहीं है। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, हो सकता है वो एपोमिक्सिस की वजह से बन रहा हो सकता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी किसी और एग सेल से या एक से ज़्यादा एग सेल की फर्टिलाइजेशन से बन रहा हो। मीन्स किसी भी सीड के अंदर जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। कभी कभी एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक हैं तो भी एम्ब्रियो ज़्यादा बनेंगे। हो सकता है एम्ब्रियो सैक तो एक ही है लेकिन उसके अंदर एग सेल का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो सारी ये एग सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स में ऑल्सो फॉर्म एम्ब्रियोज, और कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जो सिनर्जिड सेल्स हैं मीन्स सहायक कोशिकाएं या फिर एंटीपोडल सेल्स हैं जो एम्ब्रियो सैक की, उनसे भी एम्ब्रियो बन जाता है। इस वजह से भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स polyembryony can also occur due to the cleavage of growing embryo. It is called cleavage polyembryony. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ज़्यादातर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। मीन्स एम्ब्रियो तो एग सेल और मेल गैमिट के फ्यूजन से जो जायगोट बनता है उसी से बनता है, लेकिन एक जो जायगोट है उसके अंदर क्लीवेज हो जाता है और एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। Occurrence of polyembryony due to the fertilization of more than one egg is called simple polyembryony. अब अगर एक से ज़्यादा एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है और उसकी वजह से बहुभ्रूणता है तो उसे हम सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज थ्रू स्पोरोफिटिक बडिंग इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। और अगर कोई स्पोरोफिटिक टिश्यू जैसे कि न्यूसेलस सेल या इंटेग्यूमेंट का सेल है उसकी वजह से एम्ब्रियो का नंबर बढ़ा है तो इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी को हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी इज क्वाइट कॉमन इज अनियन, ग्राउंडनट, मैंगो, लेमन या ऑरेंज। ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर
polyembryony most common है. In some of these cases, stimulus of pollination may be required. और कभी कभी एम्ब्रियो के निर्माण के लिए पॉलिनेशन आवश्यक है, क्योंकि जब परागण की प्रक्रिया होती है तो एक स्टिमुलेंट रिएक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से एग सेल के अलावा, चाहे वो सिनर्जिड सेल्स हों, एंटीपोडल सेल्स हों, न्यूसेलस की सेल्स हों, उनसे भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है. In citrus, a seeds has 2 to 40 embryos, one normal and the rest adventive, mostly nucellar. Citrus fruits के अंदर ज़्यादातर जो सेंटर में हमारा एम्ब्रियो है, मीन्स एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, उससे जिस एम्ब्रियो का निर्माण हुआ वो तो हुआ हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो. इस नॉर्मल एम्ब्रियो के अलावा जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, उनसे भी बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिनका नंबर 2 से लेकर 40 तक हो सकता है. तो इस प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी हमारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मोस्ट कॉमन है. इन एलियम ओडोरम देर आर 5 embryos, all developed by different methods, one from zygote, one from synergids, two from antipodal cells and one from integument of ovules. मीन्स एलियम ओडोरम के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनमें से ज़्यादातर, चाहे वो जाइगोट की हो, जाइगोट से तो खैर एम्ब्रियो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा एक एम्ब्रियो सिनर्जिड सेल मीन्स सहायक कोशिका से बन जाता है, 2 एम्ब्रियो एंटीपोडल सेल से बन जाते हैं और एक एम्ब्रियो इंटेग्यूमेंट, जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट है, उससे बन जाता है. तो इसके अंदर ज़्यादातर 5 एम्ब्रियो, वो भी अलग अलग प्रकार की सेल्स से बनते हैं. इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी के डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं. पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स किसी भी तरीके से एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण या एम्ब्रियो का पाया जाना. सिंपल ओव्यूल विद 1 एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन है कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल मीन्स ओव्यूल विद मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक हैं, तो डेफिनेटली एम्ब्रियो का नंबर भी ज़्यादा होगा और पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाएगी. अब अगर कंडीशन नॉर्मल है तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है. एसेक्सुअल विदाउट गैमेट फ्यूजन मीन्स एपोमिक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर. ये एपोमिक्सिस या एसेक्सुअल पॉलीएम्ब्रियोनी 2 तरीके की हो सकती है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक. गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी तब हो सकती है जब हमारी सिनर्जिड सेल्स, यानी कि जो सहायक कोशिकाएं हैं जो एग सेल की दोनों तरफ मौजूद होती हैं, उनके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए, या फिर एंटीपोडल सेल जो कि एम्ब्रियो सैक के चैलिजल एंड पर मौजूद होती हैं, उनके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए. और गैमेटोफिटिक इसलिए क्योंकि ये सारी कोशिकाएं हैप्लॉइड हैं. अब हम बात करें स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी की, तो स्पोरोफिटिक मीन्स जो हमारा 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जो बीजाणुद्भिद जो मात्र कोशिका है उससे अगर बनता है हमारा एम्ब्रियो, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है, जो कि न्यूसेलर सेल से बन सकता है या फिर इंटेग्यूमेंट्री सेल से बन सकता है, तो इनकी वजह से जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम स्पोरोफिटिक एम्ब्रियो कहते हैं. होगा तो ये भी पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी स्पोरोफिटिक होगी. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मीन्स गैमिट के फ्यूजन के साथ पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे हो सकती है. पहला जाइगोट से, क्योंकि जाइगोट से तो एम्ब्रियो बनना ही है. इसके अलावा कभी कभी जो सिनर्जिड सेल्स हैं उनसे भी मेल गैमिट फ्यूज कर जाता है और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली सेल का निर्माण होता है, और ये सिनर्जिड सेल्स भी एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाती है. तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता देखी जा सकती है. What is the difference between apomixis and polyembryony? Apomixis, this is an asexual reproduction that occurs without fertilization and not involving meiosis. Apomixis के अंदर fertilization नहीं होता है, जबकि
पॉलीएम्ब्रियोनी, द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर हमारे किसी भी सीड के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के बाद बने हों, इस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। एपोमिक्सिस, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि जो पॉलीएम्ब्रियोनी है दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन एपोमिक्सिस, जबकि पॉलीएम्ब्रियोनी में फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि पॉलीएम्ब्रियोनी में जो एग सेल है वो तो मेल गैमेट से यूनाइट करती है, फर्टिलाइज होती है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। इसके अलावा और दूसरी कोशिकाओं से भी एम्ब्रियो बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है हमारे पॉलीएम्ब्रियोनी में। इन एपोमिक्सिस इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, ये सीड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि जो पॉलीएम्ब्रियोनी का प्रोसेस है इट इज इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब एपोमिक्सिस, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, इस वजह से जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है यानी कि ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट के, जबकि हमारे पोलीएम्ब्रियोनी में द ऑफस्प्रिंग्स प्लांट्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है वो आफ्टर फ्यूजन हो रहा है, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज polyembryony. So this is all about today's lecture. Thank you.